Hello friends, welcome back to Success Mantra. I hope you are good and you are doing well. तो आपने देख ही लिया होगा कि जो एडुटेरिया का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें कुल 80 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इनमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपको पता ही है गाइज कि आपका पेपर 25 फरवरी को होने जा रहा है, तो जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। तो चलिए गाइज उसे शुरू करते हैं। उससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरिया के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो इसमें आपका पहले मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खा और फिर लास्ट में तैमूर होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी के साथ जाना पड़ेगा। मोहम्मद गजनवी जो कि कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इनका शासनकाल 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच रहा था। मोहम्मद गौरी जो कि ये 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खा जो कि इन्होंने 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया था। और तैमूर लंग जो कि 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन के शासनकाल में भारत आया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है गाइज कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनकी रचना है दीवान खरात। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने तुगलक वंश का शासक था जिसका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के मध्य रहा था। शेरशाह सूरी तो 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी वंश की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर, दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो ये मिले हैं धोलावीरा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में यह एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे बलबन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको बोला जाता है दीवान अर्ज, एवं इन्होंने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन के संप्रदाय हैं? तो ये हैं पूर्व मीमांसा के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कुमारिल भट्ट भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि तोल्काप्पियम क्या है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक प्राचीन ग्रंथ भी है और इनके 3 भाग भी हैं, यजुताधिकारम, शूलाधिकारम और पुरुलाधिकारम। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे? तो ये थे भारतीय व्यापारियों के संघ, गिल्ड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो ये है इब्न बतूता।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में इनका विशेष महत्व प्रदान किए थे और उन्होंने ही विदेशी वस्त्रों को होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात में अपने पत्र में कही थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो ये था चिनकिलीज खां। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो ये है बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, जो कि अंग्रेज ने मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, जो कि दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। अगला प्रश्न, हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो ये है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश सेना अधिकारी थे। अगला प्रश्न, यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे गाइस देख लीजिएगा कि सम्मिलित नहीं होगा, ये सम्मिलित है यहाँ पे, क्योंकि महात्मा गांधी का मूल नायक, बाल गंगाधर तिलक का यंग इंडिया, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और बी आर अम्बेडकर का केसरी। तो बोला जा रहा है कौन एक सुमेलित है? तो यहाँ एनी बेसेंट का जो कि कॉमनवेल्थ है वही इनकी एक पत्रिका है। ऑप्शन सी सुमेलित है। महात्मा गांधी जी का यंग इंडिया है, बाल गंगाधर तिलक का केसरी है जो कि मराठा भाषा में है, बी आर अम्बेडकर का मूक नायक है। अगला प्रश्न, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये था सत्यशोधक समाज का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज जो कि 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन जो कि दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। इनकी प्रमुख ग्रंथें हैं सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और गुलामगिरी, जिन्होंने इनके द्वारा रचना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी को जो कि हम ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है एवं इसकी सर्वाधिक ऊंचाई 2637 मीटर है। यहाँ पे बोला जा रहा है अगला प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? जो कि यहाँ पे दे रहा है कि राज्य राजधानी असम दिसपुर होगा जो कि नहीं है, मेघालय शिलोंग होगा जो कि नहीं है, मिजोरम आइजोल तो ये सुमेलित है, एवं नागालैंड कोहिमा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका ये है किशनगंज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 20% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे आपका ये कथन, भारत जो कि चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ये कथन सत्य है, एवं भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन एक की बात करूँ तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 20% नहीं, आपका ये 14.4% है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 2 और 3 जो कि ऑप्शन डी में है, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जो कि सूती उद्योग के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, सूती उद्योग के बाद। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। जयसमंद झील जो कि राजस्थान में है, बरखल झील तो ये आपका फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में, लोकटक झील आपका मणिपुर में है, एवं कालीबेली झील तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार आपका सुमेलित है सभी का सभी, जो कि सीरियल नंबर से है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये दिल्ली से कोलकाता से, चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 6 लेन वाली सड़क है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन जैसे हम इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ये है योकोहामा में, जापान के योकोहामा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो ये है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करूँ तो ये मालदीव को मिनिकोय के मध्य स्थित है, और 9 डिग्री चैनल की बात करूँ तो ये लक्षद्वीप को मिनिकोय के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितारिका वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है दादर व नगर हवेली में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जलाशय दमनगंगा नदी पे स्थित है, और दमनगंगा बांध आपका ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि मिलान करना है, तो कॉफ़ी बोर्ड ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय आपका ये बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोयाटम जो कि केरल में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय आपका ये कोलकाता में है, और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है, तो जो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है शायद वही सही नहीं है। देखिए, प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, तो ये अलवणीय जल में नहीं, क्योंकि ये केवल लवणीय जल में ही प्रचुरता से उग सकता है। तो इस प्रकार आपका ये कथन सही नहीं होगा। जबकि आपका ये 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में उष्ण जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो ये है पंपास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में भी पाया जाता है। प्रेरी जो कि आपका ये उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, और डाउन्स तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। अगला प्रश्न डाउन से वेल्ड वही है। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये 20 जुलाई 1937 को किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उस समय नेतृत्व किए थे श्री कृष्ण सिंह ने, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो ये था रॉल्फ फिंच। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रॉल्फ फिंच अकबर के समय में भारत आया था, के सांसद बिहार भी आया था। अगला प्रश्न पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो ये था दी बिहार हेराल्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1875 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, एवं इसके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म सही है? तो संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी कथन सत्य है। एवं राष्ट्रपति का पदकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये भी कथन सत्य है। यानी एक और दो दोनों सम्मिलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के संविधान से जो कि राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। अगला प्रश्न केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा
स्थापित किया गया है? तो ये है भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था बनाया गया है। 1964 में यह केंद्र सरकार द्वारा पारित करके प्रस्ताव में लाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में यह फैसला लिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि यह संशोधन अधिनियम वैध है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में उल्लेख किया गया है। एवं संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है एवं इसका प्रयोग करके संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है। एवं राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोला जा रहा है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है एवं इसका आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो कौन कथन सही है? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए, जो कि ये कथन प्रावधान अनुच्छेद 343 के डी के 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही विधानसभा की सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न, डैश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है? तो ये करता है लोकायुक्त। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद है 51 के क। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था। वैसे मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है एवं मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 है, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम डैश पर लागू और संचालित हुआ था? तो ये हुआ था 2010 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। 2 दिसंबर 2002 को 46वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 46वें संविधान संशोधन 86। अगला प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? तो यह है कनाडा से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ हैं? तो ये है एल्युमिनियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय प्रभाव होने लगते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे चुंबकीय प्रभाव होने लगते हैं। एल्युमिनियम के साथ साथ सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन इत्यादि पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह त्वचा फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हाइगेंस ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो ये फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण
प्रसंस्करण पाया जाता है? तो ये sp पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिए थे जोसेफ प्राउस्ट ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम, जो कि इस नियम के अनुसार ही किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न, वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो ये है, यह प्रोटियम के स्थान पे ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारी जल को ड्यूटियो भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन क्या है? यानी जो बीज को वृद्धि करने में रोकता है, आपका वो हार्मोन है एस्बिसिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह बीजों को सुसप्तावस्था में रखता है और पतियों के विगलन में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल, तो ये अपवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि की चाल दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे विटामिन B12 को हम कोबालमिन कहते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है एवं विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन है। अगला प्रश्न, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं डैश के बनने की वजह से काली हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ag2S। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी द्रव पे दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही गलनांक घटता है लेकिन क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ने के साथ साथ द्रव घटने पर इसका क्वथनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो ये फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो ये है फ्लोएम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फ्लोएम पादपों में संवहन तंत्र के अंदर पाए जाने वाले एक जटिल उत्तक है। यह पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो एड्रिनल है, थायराइड है, लाल ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्रावी ग्रंथि जो अपने उत्पादों हार्मोनों को सीधे रक्त में स्रावित करती है। लाल ग्रंथि की बात करूं तो ये वही अस्रावी ग्रंथि है जिसका अर्थ होता है उत्पादित स्राव को नलिकाओं के माध्यम से आसन्न बाहरी में छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो डैश के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो यह है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके इससे आग पकड़ लेती है, और इसको विस्फोट से रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो ये है पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसके पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे सुमिलित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान का केंद्र नैरोबी में है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका ये बांदा में नहीं है, ये आपका ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न, पौधों में एक हरा वर्णक होता है जो कहलाता है, तो ये कहलाता है क्लोरोफिल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, तो ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और SO2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो मूकांबिका कर्नाटक में है, डालमा झारखंड में है, नैयर जो कि छत्तीसगढ़ में है एवं काटी गाँव गोवा में है। तो नैयर आपका ये केरल में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होती है और न ही आयात होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है, तो यह है बिक्री कर से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि यह योजना 1974 से 78 के बीच में चलाया गया था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है, तो यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य हैं। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो कि उपयुक्त सभी सही है। अर्थशास्त्र की रचना जो कि चाणक्य ने किया था एवं इसका संबंध राजनीतिक से है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता था, तो ये है विहान तल्या विकास ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे शशि थरूर की पुस्तक का नाम है एम्बेडकर ए लाइफ, एवं के सलेजा की पुस्तक का नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड, और अमृत माथुर के पुस्तक का नाम है पिच साइड जो कि माई साइड इन इंडियन क्रिकेट है। अगला प्रश्न, अबुआ आवास योजना और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का कार्यक्रम योजना है, तो ये झारखंड का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोहा, कतर के दोहा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 20वां एशियाई खेल 2026 आपका ये जापान के नगोया में किया जाएगा, और 22वां एशियाई खेल जो कि इसका आयोजन 2034 में होगा सऊदी अरब के रियाद में। अगला प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इटली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में किया गया है। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, यानी इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच जो कि ये ग्लोबल जेंडर गैप विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है हीरालाल सामरिया को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है,
तो ये नंदिनी दास को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटिंग इंडिया के लिए, जो कि इनकी पुस्तक है, उनको लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑपरेशन अजय, जो कि भारत और इजराइल के बीच चलाया गया था। ऑपरेशन सजग, भारत और सूडान, ये नहीं होगा। ऑपरेशन करुणा, भारत और म्यांमार के बीच चलाया गया था। एवं ऑपरेशन गरुड़, ये CBI के द्वारा चलाया गया था। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन सजग, जो कि ये समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास, एक तरह से अभ्यास ही चलाया गया था, जो कि तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया था। तो ये तटीय अभ्यास था, न कि भारत और सूडान के बीच चलाया गया ऑपरेशन था। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो ये 2024 तक रखा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज, इस तरह आपका 80 प्रश्न समाप्त हो गए। तो गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।